भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया है और इस बार मुद्दा है 1960 का सिंधु जल समझौता। उन्होंने कहा है कि ये नेहरू की बड़ी भूल थी और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों को इस समझौते के आसार पर नुकसान पहुंचाया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उन्होंने तर्क दिया है कि उनसे भूल हो गई है, तो ऐसे में ये तर्क दिया गया है अभी फिलहाल, और आज ही इस खबर का उठना अपने आप में क्या दर्शाता है? देखिए, अभी अचानक से जेपी नड्डा ने कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसमें हम ये समझें कि उन्होंने अचानक से कह दिया और इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कहीं इसके जवाब को ढूंढने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जिस तरीके से आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर से पहले तत्काल फैसला लेते हुए भारत सरकार ने इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित कर दिया था। तो अभी हाल फिलहाल में इसका कंटिन्यूएशन आप मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से ही न सिर्फ इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में बहुत परेशानियां हो गई, हाहाकार मच गया पानी को लेकर, बल्कि आसिम मुनीर ने अभी जो यूएसए का दौरा किया था वहाँ भी जाकर उन्होंने बयान दिया कि भारत को उसके ऊपर डैम बनाने दीजिए, हम उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश करके 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो ये कोई अचानक उठा हुआ मुद्दा नहीं है। वास्तव में देखें तो जब से इस संधि पर हस्ताक्षर हुए 1960 में, तब से ही उसी वक्त से इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे और ये आरोप लगाया गया था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कि उन्होंने राष्ट्र के हितों के साथ समझौता किया और ख़ासकर पानी के बंटवारे का जो उसमें समीकरण बना था उसमें ये हुआ कि ज़्यादा पानी पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा है और ये सब हो रहा है भारत के जम्मू कश्मीर के हितों के कीमत पर, पंजाब की कीमत पर और इवन राजस्थान की कीमत पर। तो इसलिए ये कोई जेपी नड्डा ने अचानक से ये अभी बयान नहीं दिया है, इसको लेकर शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सर, ये जो संधि अभी हुई है ये सचमुच पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर 6 नदियों को लेकर इसमें संधि की गई थी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी जो इंडस वैली, इंडस रिवर है, सिंधु नदी जिसको हम कहते हैं, उसके और उसके ट्रिब्यूटरीज़ को लेकर 6 नदियाँ हैं। रावी, सतलज, ब्यास, ये भारत के हिस्से में इसका पानी ज़्यादा आता है और झेलम, चनाब और इंडस इसका ज़्यादा पानी जाता है पाकिस्तान के हिस्से में। तो जो बंटवारा किया गया संधि के आधार पर उसमें था कि जो पूरब की 3 नदियां हैं, रावी, सतलज, ब्यास, इसका ज़्यादातर पानी भारत इस्तेमाल करेगा और बाकी जो नदियां हैं झेलम, चनाब और इंडस, इसका ज़्यादा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद भी कई शर्तें हैं। तो मोटे तौर पर एक जो इक्वेशन बना था उसमें ये कहा जाता है कि 80% जो पानी है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और साधिकार करता है। मतलब भारत ने कभी उसके ऊपर कहीं पर एक डैम बनाने की कोशिश की, कहीं जल विद्युत परियोजना बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमेशा से अड़ंगा लगाया है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो ये जो अभी जम्मू कश्मीर पानी की, बिजली की समस्या झेल रहा है, ये क्या इसी का एक कारण है? ये तो उस वक्त के अगर नज़रिए से देखें हम, तो जब आप डैम नहीं बना पाते हैं, आप जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बना पाते हैं, जो हमारा पानी है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर तौर पर जैसे तुलबुल परियोजना सबसे पहले भारत ने कोशिश की बनाने की, उलर लेक के मुहाने पर बनना था इसको, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया। तो 1987 में भारत ने अपनी तरफ से उसको रोक दिया। तो जब परियोजनाएं आपकी रुकेंगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन कम होगा, तो समस्याएं तो होंगी ही। नेहरू ने जो सोच समझ के फैसला उस वक्त पर लिया होगा, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कुछ बचाव में आते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि उस वक्त ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा फैसला है, और अगर है तो अब हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं, अगर नहीं है तो ये किस तरीके से गलत साबित हो रहा है? नेहरू के मन में ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ हम इस तरीके की समझौते पर पहुंचते हैं तो शायद दोनों के रिश्तों में एक ऐसा स्थायित्व लाएगा जिसमें वैमनस्य, दुश्मनी का भाव कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने समझौते के पहले एक बहुत ही डिटेल्ड इसके ऊपर रिसर्च करवाई, एक स्टडी करवाई। टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है यूएसए में, उसके पहले फॉर्मर हेड थे लिलियनथल, डेविड ई लिलियनथल, उनको उन्होंने बुलाया कि आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए, इसको स्टडी कीजिए और फिर अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक पूरे इलाके में घूमकर पानी की स्टोरेज क्या है इसका जायज़ा लिया, किधर से किधर का फ्लो है इसको समझा, और उसके बाद उन्होंने एक मैगज़ीन में ये रिपोर्ट प्रकाशित की। तो उस समय जो यूजिन ब्लैक, उस समय वर्ल्ड बैंक के हेड थे, उन्होंने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और फिर उन्होंने आगे बढ़कर ये सुझाव दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होना चाहिए जिसमें दोनों ही देश उन नदियों के पानी का इस्तेमाल करें। तो जाहिर तौर पर नेहरू के मन में उसमें आदर्श तो बहुत उच्च रहे होंगे, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर
हमेशा बातें वैसी नहीं होती, और ख़ासकर जब दो देश भारत पाकिस्तान जैसे आमने सामने हो। सर, एक बात कही जाती है कि अगर हमें उस वक्त की सिचुएशन पता हो ना, तो थोड़ी सी आसानी रहती है कि क्या स्थिति रही होगी, परिस्थितियाँ उस टाइम पर क्या रही होगी। फिलहाल ये संधि समझौता हुआ, हमने अभी भी बात की, आलोचना की कुछ लोगों ने, कुछ लोग इसके फेवर में भी दिखे, कुछ और इस तर्क से हट के अगर हम बात करें, विकल्प उस समय आपको लगता है कि हो सकते थे अगर हम ये समझौता ना करते, या फिर दबाव वहाँ पर मतलब बाहरी देशों का भी रहा हो, विश्व बैंक की भी बात की है हमने इसमें? नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट सीधा किसी तीसरी पार्टी का नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करवाया, स्टडी करवाया लिलियनथल से, उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके बाद इसमें कई भूमिकाओं में वर्ल्ड बैंक की एंट्री हो गई। उसमें एक निगोशिएटर का, मीडिएटर की भूमिका थी, उसके बाद फिनांसर की भूमिका भी रही, एक गारंटर की भूमिका में भी वर्ल्ड बैंक था, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों कंट्री के बीच में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसका समाधान तलाशने की भी भूमिका वर्ल्ड बैंक ने निभाई। और इसीलिए उसके बाद कई बार जब विवाद हुए दोनों के बीच में, और ये तीन श्रेणियां हैं इसमें विवाद की। एक है कि अगर दोनों को एक दूसरे को लेकर कोई तकनीकी सवाल है तो उसके लिए एक अथॉरिटी है जो उसमें एक एक्सपर्ट की उसमें राय ली जाती है। अगर उसमें कोई डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ जाते हैं तो उसमें भी वर्ल्ड बैंक की भूमिका है, और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर उसमें भी उसकी एक भूमिका है। तो चार अलग अलग स्तर हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक इस पूरे ट्रीटी में इन्वॉल्व था। थोड़ा संक्षिप्त करके आप फटाफट हमारे दर्शकों को वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बता दें कि किस तरीके से वो इस संधि के बीच में था और क्या उसकी भूमिका रही है। वही मैंने बताया कि शुरुआत वहाँ से हुई जब लिलियनथल ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की एक मैगजीन में, तो वहाँ से जो वर्ल्ड बैंक के हेड थे उन्होंने उसको देखा, यूजिन ब्लैक ने, और ये कहा कि दोनों देशों को इसमें पानी के बंटवारे की एक ऐसी योजना बनानी चाहिए, एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल भी हो जाए और दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट इसमें नहीं हो। तो फिर सवाल ये था कि जब दोनों आमने सामने बैठे, तो चूँकि इतिहास हमारा ऐसा रहा है जहाँ एक दूसरे से टकराव की परिस्थितियाँ ज़्यादा होती, तो वर्ल्ड बैंक में उसने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई। तो एक मीडिएटर की भूमिका हो गई, टेबल पर जब बैठे तो भारत पाकिस्तान आमने सामने, उसमें वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी उसकी भूमिका थी। और चूँकि कई परियोजनाएं थी उस समय पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के हिस्से में नदियां हैं उसके ऊपर बनाई जानी थी। हैरत की बात यह है कि आरोप लगाया जाता है कि नेहरू ने यह भी स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान की जो परियोजनाएं हैं उसमें भी हमारी मदद रहेगी, वित्तीय मदद हम देंगे। तो भारत ने भी मदद की, और ये चार अलग अलग स्तर पर वर्ल्ड बैंक की इसमें भूमिका रही है इसमें। जी, तो फिलहाल ये साबित है कि इस समझौते को, ऐसे मुद्दों को राजनीतिक रंग केवल ना दिया जाए, और उस वक्त नेहरू की नीतियों की जो कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ बचाव करते हैं, दोनों ही वैध दृष्टिकोण थे। और अब वर्तमान में भारत को इस समझौते को की समीक्षा इस तरीके से करनी चाहिए कि वो भारत के फेवर में हो। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।